जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मसलसल गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मैंने एक चीज आपके साथ शेयर की है। आज उस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात आपको बताऊंगा। आज KPK की असेंबली का इजलास हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पे मौजूद थे। कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए, पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत साजी का अमल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त कौन लोग हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझना, इसको देखना, इसके हवाले से गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको पता चलेगा कि कैसी हुकूमत बन रही है और जो लोग हुकूमत बना रहे हैं वो एक दूसरे के हवाले से क्या कुछ कहते हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज मुस्तफा कमाल साहब की एक ऑडियो सामने आई, वो वायरल हुई थी। उसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब एक जमात जिसके साथ वो मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरी जमात उनको बताती है जो उनके साथ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, और ये सब जो मिलकर एक दूसरे के साथ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये कहा गया कि जनाब आपका तो 100% मेरिट ही चोरी का है। अच्छा, ये भी कहा गया कि दूसरे का तो चलो कम से कम 60% कोई धांधली करके मुबैना वो लोग आए हैं। ये इल्जामात मैं नहीं लगा रहा, ये वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब उनका तो चले कोई किसी का 50 किसी का 60% मेरिट जो है वो धांधली की वजह से उनको मिला, लेकिन आपका तो 100% जो है वो धांधली की वजह से आपको मिला। आपको तो एक सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी। अब वो ऑडियो सामने आई, उसके ऊपर कोई वजाहत वगैरह भी मुस्तफा कमाल साहब ने दी है। लेकिन अब एक और ऑडियो सामने आ गई है जो कामरान टसूरी साहब की है, गालबन जो गवर्नर हैं सिंध के, MKM से उनका ताल्लुक है। वैसे ये वही टसूरी साहब हैं जिनको सेनेटर बनाने के ऊपर MKM टूट गई थी, लेकिन बाद में सारी MKM राजी हो गई कि उनको हमने गवर्नर बनाना है। ये भी एक मौजा ही है, सियासी मौजा। पर एनीवे, अब उनकी मुबैना ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी आगे से हमने उनको बताया कि अगर हमारा 100% मैंडेट चोरी का है तो उनका 200% मैंडेट चोरी का है। अब इस चीज के ऊपर आप गौर करें, अंदाजा करें। वो ये कह रहा है तुम्हारा मैंडेट चोरी का है, तुम्हारा 60%, तुम्हारा 100%, तुम्हारा 200%, पर आओ हम सब मिलके 100% जो है हुकूमत बना लें। हम लोग मिल के सारे हुकूमत बना लें, इस अवाम के ऊपर हुक्मरानी करें। लेकिन अंदर से इनको भी पता है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई तुम्हारा भी मैंडेट ठीक नहीं है, तुम्हारा भी ठीक नहीं है, उसका भी ठीक नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो सूरत हाल है ये कितनी अनप्रेसिडेंटेड है। ये लोग ये समझ रहे थे ये आएंगे हुकूमत बनाएंगे, पहली रात को विक्ट्री स्पीच हो जाएगी, लेकिन उस दिन रात को ये वापस अपने घरों में चले गए। अगले दिन दोबारा फिर स्पीच हुई। अब हुकूमत साजी का सारा अमल जारी है। पंजाब के अंदर किस तरीके से हुकूमत बनी वो हमने देखा। मरियम बीबी की अपनी सीट जो है वो मुतनाज़ है। महर शराफत जो है वो उठा के फिर रहा है फॉर्म 45 जिसके मुताबिक वो जीता हुआ है। बहुत सारी दीगर जगहों के ऊपर जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो फॉर्म 45 के अंदर हारे में। ये हम नहीं कह रहे, उनके मुकाबले में जो दीगर लोग हारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो हार गए लेकिन यहाँ पे PTI वाला जीता हुआ है। यही सूरत हाल हमने कराची में देखी। हाफिज नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, इस्लामाबाद में हमने मुस्तफा नवाज खोकर साहब को सुना। तो फिर इस तरह का मैंडेट लेके जो लोग आए हैं ये जनाब हुकूमत साजी कर रहे हैं। ये पहले एक दूसरे को एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारा भी मैंडेट चोरी का है, मेरा भी चोरी का है, उसका भी चोरी का है, मुबैना तौर पे। और अब उसके बाद फिर ये हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत ये ईमानदारी से चलाएंगे। पाकिस्तान का खजाना ये ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। इस चीज का मुझे यकीन है। मैंडेट के ऊपर नीचे हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर ये इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये हुकूमत बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे और पाकिस्तान की आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अच्छा जी, मरियम बीबी आई हैं, वज़ीर-ए-आला बन गई हैं, इक़्तिदार में आई हैं और साथ ही उनकी वीडियोस वगैरह भी आना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बल्कि पहले दिन वो जब गवर्नर हाउस गई थी वहां पे भी वो वीडियो एक आई कि वो सारी टीम पहले रुकी हुई थी। मियां साहब भी उसमें मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ गवर्नर साहब भी मौजूद हैं। पहले वो खड़े हुए, फोटो हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आप चलें। तो अक्सर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि बहुत सारे लोग खड़े होते हैं टिकटॉक के ऊपर और एकदम से उनको फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं, वीडियो बनती है। तो उसी तरह की ये बड़ी अच्छी वीडियो बनी। ऑब्वियसली उनका कारकुन देखना चाहता है, पूरी सारी क्यादत इसमें मौजूद है और दीगर जगहों पे भी वो जहां पे जा रही हैं वहां पे से उनकी वीडियोस आ रही हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे IG पंजाब साहब भी थे। कहीं पे कोई मॉनिटरिंग यूनिट वगैरह है जहां पे वो देखते हैं चीजों का, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। शायद वहां पे वो गई हुई थी, मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बात की। वहां पे खातून से भी वो बात कर रही थी, उस खातून का दुपट्टा थोड़ा सा नीचे हो गया
तो मरियम बीबी ने वो दुपट्टा उठा के उनको दोबारा पहना दिया और उनकी मीडिया टीम ने वो वीडियो फिर शेयर भी कर दी, या जिसने भी वो शेयर की, पंजाब की हुकूमत की जानिब से ही शेयर की गई होगी, ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल बीच में कैमरामैन ही होगा, आम बंदा तो उस तरह नहीं जा सकता वहां पे। उसके ऊपर फिर उन पे तनकीद भी हो रही है कि जनाब ये आपने कोई एक पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए कि मरियम बीबी को तो इस चीज का पता है, वो तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझती हैं। जब उस्मा कारदार ने उनके ऊपर हाथ रखा, उनसे मिलने की कोशिश की और जैसे उन्होंने झटका वो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस खातून के ऊपर दुपट्टा पहना दिया। अब ये जो है उन्होंने मोहब्बत में प्यार से पहनाया होगा, अच्छी नीयत से किया होगा, अपनी बेटियों की तरह उसको देखा होगा, लेकिन इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। लोग तनकीद कर रहे हैं कि अगर कोई आपके सर पे आके इस तरह पहना दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या वो खातून खुद आकिल बालिग नहीं है, खुद वो अपना ख्याल नहीं रख सकती? आप क्यों उनको दुपट्टा पहना रही हैं? आप क्यों उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड कर रही हैं? ये उनके ऊपर तनकीद हो रही है। अब इसके दोनों पहलू हैं, कुछ लोग तनकीद कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें उनको ममता नजर आ सकती है, ये नजर आ सकता है कि वो उसका ख्याल कर रही हैं, इस वजह से जो है वो उस बच्ची को उन्होंने ये किया। पर एनीवे, श्री मजारी साहिबा ने भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट की हुई है, और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट की हुई है। श्री मजारी साहिबा लिख रही हैं, अनएक्सेप्टेबल इन्वेजन ऑफ पर्सनल स्पेस ऑफ द पुलिस वुमेन बाय, आगे उन्होंने कहा है कि जो काबज हुई भी एक सीएम है, उन्होंने ये लिखा कि वो एक इंग्लिश में लफ्ज यूज किया जिसका मतलब होता है कि जो एक तरह से आके वहां पे काबिज हो जाए, जिसके पास लेजिटिमेट जो है वो मैंडेट ना हो। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी कहा, परहैप्स शी कुड हैव फिक्स्ड हर ओन दुपट्टा इंस्टेड सिंस दैट आल्सो सीम्स टू बी फॉलिंग ऑफ हर हेड इफ इट बॉदर्स हर सो मच। उन्होंने कहा कि उनका अपना दुपट्टा भी काफी पीछे गया हुआ, वो अपना फिक्स कर लेती अगर ये उनको ज्यादा इशू कर रहा है। पर एनीवे, ये वो चीज है, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं। पर एक जो पॉइंट है कि पर्सनल स्पेस के हवाले से अगर वो उस्मा कारदार का गले मिलना उनको, या करीब आना, या हाथ मिलाना, या हाथ रखना पसंद नहीं है, तो दूसरे का लिबास ठीक करना एक बड़े शख्स का, जो एक खुद जो है पुलिस वुमन है, तो क्या आपके पास ये राइट है कि आप जाके लोगों के लिबास दुरुस्त करते रहे, उनके सर पे दुपट्टे दुरुस्त करते रहे? तो ये एक वो बहस है, तनकीद है, जिस तरह मैंने कहा कि दोनों साइडों पे आर्गुमेंट्स आप इस पे दे सकते हैं। अच्छा, आज काकड़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। आपको पता है काकड़ साहब लेक्चर बड़ा अच्छा देते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हमने उनको देखा, नौजवान तुलबा से वो बात कर रहे थे। अब हालिया दिनों में कोई उनका हमने लेक्चर नहीं सुना, किसी यूनिवर्सिटी में वो नहीं गए, गालिबन मसरूफ होंगे या किसी ने बुलाया नहीं होगा। पिछली दफा 2 दफा जब अदालत ने उनको बुलाया था उस वक्त भी वो नहीं आए थे, लेकिन इस दफा आगे शायद उनकी ख्वाहिश हो कि जाने से पहले जो है वो, अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म है तो वो जरूर वहां पे जाएं। और उन्होंने वहां पे जाके कहा कि हम सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। आपको पता है उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस करवाए, आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज सिर्फ उनकी हुकूमत रही, शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होगी, इतनी तो आइन में गुंजाइश होती है। पर एनीवे, सब कुछ उन्होंने जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक किया, उसकी मिसाल तो आने वाली हमारी जनरेशंस भी देंगी। एनीवे, वहां पे जब वो आज गए अदालत में, वहां पे वो गुमशुदा जो लोगों का मसला है उसके हवाले से वो केस है, उसकी पूरी डिटेल्स तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन काकड़ साहब का वहां पे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट था और काकड़ साहब ने वहां पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी की। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी शुरू में भी अर्ज की कि काकड़ साहब को लेक्चर देने की बड़ी आदत है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने अदालत में कोई लेक्चर दिया या नहीं दिया, लेकिन पहले नहीं गए वो 2 दफा। अब जब वो मीडिया में नहीं थे, आ रहे थे कहीं पे, उनके लेक्चर्स भी नहीं आ रहे थे, तो अचानक वो चले गए। पर मेरे ख्याल में वो उनके जाने का मकसद यही था कि वो ये मैसेज देना चाहते थे कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और हुकूमत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चल रही है, और उनका भी किरदार जो है वो बिल्कुल आईनी था। अब वो कितना आईनी था या नहीं आईनी था, ये आने वाले दिनों में इसकी बहस जारी रहेगी। अच्छा, जब काकड़ साहब आए थे तो मैंने एक चीज अर्ज की थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि काकड़ साहब जो हैं, या तो वो पाकिस्तान के एक ऐसे निगरान वजीर आजम होंगे कि जो स्मूथली आएगा और कुछ बातें करेगा पढ़ी लिखी इधर उधर, और वो इंतखाबात करवाएगा और चला जाएगा, या फिर वो पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़े तरीन जो है वो निगरान वजीर आजम होगा। यानी काकड़ साहब पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़े तरीन निगरान वजीर आजम होंगे। ये दो सूरत हाल हो सकती है। अब आपने फैसला करना है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और तारीख उनको जज करेगी। इसके ऊपर मैं कोई अपनी जजमेंट नहीं देता, लेकिन तारीख खुद ही जो है सारे जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ना हर किसी को जज करेगी, हमें भी जज करेगी, सहाफियों को भी जज करेगी, दीगर लोगों को भी जज करेगी कि हमारा क्या किरदार था, उसका क्या किरदार था, इसका क्या किरदार था। तो ये सब कुछ जो है
डॉक्यूमेंट हो रहा है, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट हो रहा है। और मैं अक्सर ये बात करता होता हूं और बड़े अरसे से कर रहा हूं, 8-10 साल से कर रहा हूं। एक जमाने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता होता था, तो वहां पे मैं स्टूडेंट्स को ये कहता था कि आप लोग, ये मैं बात कर रहा हूं 2013 की गालबन, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो मीडिया के स्टूडेंट थे सारे, ये वो चीज है जो आने वाली जनरेशंस देखेंगी। मुस्तकबिल में वो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन नहीं खोदेंगे, वो शायद कोई खोदे, पर वो जो आने वाले आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद जो है, कोई भी नहीं होगा, हम में से कोई भी नहीं होगा, उस वक्त की जो जनरेशंस होंगी वो ये डिजिटल आर्काइव्स देखेंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन क्या कह रहा था, कौन किस तरह बात कर रहा था, कौन किस पे तनकीद कर रहा था, कौन किस की तारीफ कर रहा था, किस मौके पे कौन कहां खड़ा था। ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा बन रही हैं। तो जो भी जिसका किरदार रहा है वो भी तारीख का हिस्सा है। और इस डिजिटल दौर में हर चीज डॉक्यूमेंट हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तारीख में से मिट जाएगा या खत्म हो जाएगा या उसको तब्दील कर लिया जाएगा या नया मौरिख बैठा के नई तारीख लिख दी जाएगी। रावी चैन लिख देगा, जनाब ये लिख देगा, सुतलज वो लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब। जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त डॉक्यूमेंट हो रहा है, हर कोई डॉक्यूमेंट कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे डॉक्यूमेंट कर रहा है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आगे जाके हमारी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब को अभी तक जमानत नहीं मिली, उनका केस चल रहा है एंटी करप्शन की अदालत में। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अजहर सदीक साहब, मियां अली इशफाक साहब, वो गालिबन वहां पे मौजूद हैं। दीगर जो एंटी करप्शन के हुकाम हैं उनको भी अदालत की जानिब से गालिबन बुलाया गया है। अब देखते हैं कि ये केस आगे किस तरफ जाता है। असद तूर साहब भी गिरफ्तार हैं, असद तूर साहब का भी रिमांड दिया गया है गालिबन 5 रोज का। गुज़िश्ता रोज एक मुजाहरा भी हुआ जिसमें हामिद मीर साहब और दीगर सीनियर सहाफियों ने शिरकत की, इनकी रिहाई का मुतालबा भी किया गया। इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, सहाफती तंजीमें भी जो हैं इसके ऊपर तनकीद कर रही हैं, दीगर सहाफ़ी भी तनकीद कर रहे हैं। एक सहाफती तंजीम का मेरी नज़र से भी गुजरा जिसमें यह भी कहा गया था कि जी असद तूर ने कहीं पे जो सहाफती अखलाकियात हैं या जो सहाफती मेरिट है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें उनकी ठीक नहीं है। पर मेरे ख्याल में ये बात उससे आगे है। ये इस वक्त अगर सहाफती मेरिट और ये और वो हमने किसी को याद करवाना है तो फिर मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर तनकीद करनी नहीं चाहिए, ना ही इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। मसला यह है कि सहाफती मेरिट क्या है, या किसका मेरिट ठीक है या किसका मेरिट खराब है, या सहाफती अखलाकियात क्या हैं, ये तो हम पढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे को सिखाते रहेंगे। यहाँ पे मामला आज़ादी राय का है, उसके ऊपर या तो आप तनकीद करें खुल के कि जनाब ये बात गलत है, ये आज़ादी राय का मामला है, इसके ऊपर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी शख्स ने डेफेमेशन की है, किसी पे गलत इल्जाम लगाया, तो उसके लिए डेफेमेशन का कानून मौजूद है, लाइबल का लॉ मौजूद है, दीगर जो है एवेन्यूज भी मौजूद हैं। अगर अदालत से रिलेटेड कोई चीज है तो तौहीन अदालत का कानून भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें, तो मेरे ख्याल में वो जिस किस्म के वो मैं बयान एक पढ़ रहा था कि ये जनाब वो चीजें असद तूर ने भी ठीक नहीं की हैं, तो वो मुझे याद आ गया कि कोई बहुत सारे दोस्त जब मजम्मत करते हैं ना तो वो पहले 4 उसकी बुराइयां गिनवाते हैं और फिर कहते हैं जनाब जी ये हम इस चीज की मजम्मत भी करते हैं। जी वो इमरान रियाज खान की जो है ना वो उससे मेरा बड़ा नजरियाती इख्तलाफ है। वो ये भी है, वो भी है, वो ऐसे भी करता है, वो वैसे भी करता है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ओ भाई, आप फिर अगर या तो आप मजम्मत कर लें या फिर आप जो है ना करें या चुप कर जाएं, ठीक है कि नहीं। ऐसे तो है ये आधा तीतर आधा बटेर। एक वाजे सॉलिड मौकिफ रखें कि जनाब आजादी राय का तकाजा ये है कि बात करने के ऊपर किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। बाकी हाँ, जिसने बात करनी है वो खुद भी अपना, उसने अपने आप को सेंसर करना है, अपना ख्याल करना है। कहीं पे अगर वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए फिर वो जो अदालत भी मौजूद है, दीगर फोरम्स भी मौजूद हैं, वो कानून के मुताबिक चीजें चलती हैं। लेकिन डेफेमेशन के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर अगर सहाफियों को गिरफ्तार करना शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उससे एक बेचैनी भी फैलेगी और कतन जो है उससे वो जो हुकूमत के लिए कोई जिसे आप कह सकते हैं कि नेक ख्वाहिशात या सेंटिमेंट तो पैदा नहीं होगा। बाकी जो भी सहाफी गिरफ्तार हुए हैं उनकी मैं भी मजम्मत करता हूं, बाकी सारे सहाफी भी मजम्मत करते हैं, और कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार हुआ है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और सिर्फ उनकी फौरन रिहाई होनी चाहिए बल्कि मेक श्योर करना चाहिए हुकूमत को कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाकया दोबारा पेश ना आए। गालिबन ये वही असद तूर साहब हैं जिनको पूरी पीडीएम की क़यादत मिलने गई थी, उनके घर पे गई थी। अब उनकी वालदा से कितने लोग मिलने गए हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है गए हो, हमें ना पता हो, पर उस वक्त तो इनका मौकिफ बिल्कुल डिफरेंट था। जब उनके ऊपर एक हमला हुआ था हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी। माजी में पहले भी अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो मेरी तो हमेशा ये कोशिश होती है कि उसकी मजम्मत की जाए। बाकी अब मेरा अपना जो किरदार है उसको मेरी कोशिश होती है कि मैं सेल्फ रेगुलेट करूं
और मेरी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। मुझे ही पता है कि लोग बड़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं, लोग बड़े मुश्किल हालात में सियासत करते हैं, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा मैं अपनी जिम्मेदारी का कोशिश करता हूं। हो सकता है कि सम टाइम वो जिम्मेदारी मैं अदा ना कर सकूं, सम टाइम वो उस जिम्मेदारी के ऊपर मैं पूरा ना उतर सकूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो 4 बंदे मुझे सुनते हैं मैं जिम्मेदारी से उन तक मैसेज पहुंचाऊं, मेरे मैसेज के नतीजे में उनके दिलों में नफरत या कोई ऐसी चीज ना फैले, बल्कि कोई जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचे। पर एनीवे, ये 2 खबरें थी 2 सहाफियों के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाते हैं। जो भी अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। जिसमें मैं अर्ज कर रहा था कि आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इफ्तिखार शिराजी साहब जो डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफी हैं, आज उन्होंने ट्वीट की हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने बुनियादी हकूक से मुतल्लिक यादगार तामीर करवा रहे हैं, लेकिन शायद वो ये बात भूल गए हैं कि जिस सूबे बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है वहां के मुतअद्दिद अफराद लापता हैं और अदालती अहकामात के बावजूद आज तक उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं हो सकी। वो जो पहले भी आज केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसमें काकड़ साहब पेश हुए थे, वो भी लापता अफराद के हवाले से था। पर एनीवे, ये शिराजी साहब ने जो है ट्वीट की भी और उसके ऊपर सीनियर सहाफी हैं वो भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। साकिब बशीर साहब 92 न्यूज में अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उस प्रोग्राम में बैठते हैं। तो साकिब बशीर साहब ने लिखा उसके ऊपर कोर्ट ट्वीट करके, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के दरमियान में बुनियादी हकूक यादगार सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट बनाना आइडिया कदरे हैरान कुन है। कि मतलब कि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं मुबैना उस सारे दौर के अंदर बुनियादी हकूक की अगर हम यादगार बना रहे हैं तो ये आइडिया भी हैरान कुन है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ अदालतें हैं वो यकीनन आइन के तहत लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती भी हैं, मुस्तकबिल में भी करेंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कमज़ोर तबकात हैं उनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा और मोअज़्ज़िज़ अदालतें जो हैं वो शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। अच्छा, अगर बुनियादी हकूक की बात की जाए तो आपको पता है कि मखसूस जो नशिस्तें हैं वो जिस जमात को मैंडेट मिलता है या अवाम मैंडेट देती है उसके मुताबिक उसको वो फिर सीटें दी जाती हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले इस वक्त पहुंचे हुए इलेक्शन कमीशन में, नून लीग वाले, एमक्यूएम वाले, पीपल्स पार्टी वाले, उन सब की नजरें उन सीटों के ऊपर। ये वही है जो किसी एक कह रहा है कि 60% चोरी का मैंडेट, दूसरा कह रहा है 100%, तीसरा कह रहा है तुम्हारा 200%। लेकिन ये मैंडेट किसका लेने जा रहे हैं? इनकी ख्वाहिश है कि वो जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब मिलनी चाहिए क्योंकि सब लोग उसमें शामिल हो गए हैं, वो नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर इनकी नजर है। वो उस हवाले से इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है, केस चल रहा है, क्या उनको वो सीटें मिल जाएंगी? मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मुझे तहरीक इंसाफ का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस जो है वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, उनकी फाइलें मुझे कमजोर लग रही हैं। ये मैं अपने हर व्लॉग के अंदर कहता हूं कि जो भी उनका केस किसी अदालत में किसी महकमे में जाता है तो मैं फाइल देखता हूं उनकी, तो मुझे उनकी फाइल बड़ी कमजोर लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह से उनको रिलीफ मिलेगा। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग होगा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दी जाती हैं, रिजर्व सीटें। अब देखते हैं आगे ये क्या होता है। पर एनीवे, ये जो सारा मामला है, ये जो पेचीदगी है, इसकी बुनियाद क्या है इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। इसकी बुनियाद भी इलेक्शन कमीशन ने ही डाली थी जब उन्होंने बल्ले का निशान वापस ले लिया था, लेकिन फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान दे दिया था तहरीक इंसाफ को। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो वहां पे भी ये बात उठाई गई चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जनाब ये तो फिर वो जो मैंडेट होगा वो रिजर्व सीटों वाला उसका बड़ा मसला बनेगा। लेकिन वहां पे जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह पेश किए गए, यकीनन तहरीक इंसाफ का केस कमजोर होगा। इसी वजह से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला सुनाया और बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया गया। वहां पे अकबर एस बाबर ने भी गवाही दी, वहां पे नौरीन साहिबा ने भी गवाही दी, दीगर लोगों ने भी गवाही दी। उनमें से कितनों ने इलेक्शन लड़ा मुझे नहीं पता, किस सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा, या उनमें से कितने मखसूस नशिस्तों के ऊपर आ रहे हैं इसका भी मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो फैसला था वो इस सारा जो इस वक्त ये एक तरह से बहरान सा बना हुआ है, या बहरान आप कह लें या आप इसको इख्तलाफ कह लें, ये वो फैसला जो है वो इसकी बुनियाद है। अब वो मोअज़्ज़िज़ अदालत का फैसला है, उसको हम मनोवन मानते हैं, लेकिन सिंस वो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो फैसला आ चुका है। मेरी नजर में वो फैसला जो है वो जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल था। उस फैसले की वजह से जमहूरियत को बड़ा नुकसान हुआ है और वोटर को जो है उसको बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वोटर का बुनियादी हक है कि उसको पता हो
कि कौन सा सिंबल है, लेकिन यहां पे हमने देखा कि एक एक शहर में 2-2 दर्जन से ज्यादा सिंबल थे उन लोगों के जो तहरीक इंसाफ की तरफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इससे यकीनन उन वोटर्स का जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नीम ख्वांदा है, जिनकी इतनी वो लिटरेसी नहीं है कि वो पढ़ सकें कि क्या नाम है, वो सिर्फ सिंबल देख के उन्होंने याद किया हुआ था, मेरे ख्याल में उनका जो बुनियादी हक था उसकी हक तलफी हुई है। पर एनीवे, अब ये मामला इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है, रिजर्व सीटों वाला, वहां पे जो फैसला होगा, अगर उनके हक में आ गया फैसला तहरीक इंसाफ वालों के हक में, तो हो सकता है कि कोई और जो है वो पार्टी चली जाए अदालत में। अगर उनके हक में नहीं आता तो वो खुद जाएंगे हाई कोर्ट में। अब इलेक्शन कमीशन के बाद क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो पेशावर हाई कोर्ट में चले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर भी जो उनके केसेस वगैरह उनकी भी फाइलें वगैरह आपको पता है बड़ी कमजोर है, केस उनका बड़ा कमजोर है, शाजो नादर ही उनको कोई वहां से कोई रिलीफ मिला है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिर पेशावर हाई कोर्ट वो चले जाएं, और फिर अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन दोबारा फिर लगता है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए। तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। बीच में इंट्रा पार्टी इलेक्शन वगैरह भी होने हैं तहरीक इंसाफ के, और अब उनके जो चेयरमैन के कैंडिडेट हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब ही होंगे। अच्छा जी, आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास हुआ। मैंने जिस तरह आपसे शुरू में भी अर्ज की कि अक्सर मैं आपसे ये चीज शेयर करता हूं कि पीडीएम की हुकूमत के लिए अगर कोई चैलेंज है तो वो 2 चैलेंजेस हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और एक खैबर पख्तूनख्वा की अवाम। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कुछ कर रहे हैं, वहां से हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हो रही हैं, वो मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता, आप देखते रहते हैं। दूसरा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें अब आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब भी आज असेंबली में आए, वहां पे उन्होंने इमरान खान की तस्वीर भी उठाई, इमरान खान की तस्वीर को चूमा भी वहां पे मुख्तलिफ लोगों ने, और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने इमरान खान साहब की तस्वीर वगैरह उठाई हुई थी। वहां पे बड़ी तादाद में अवाम भी मौजूद थी। तो ये वाजे एक पैगाम था कि अब खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह हुकूमत होनी है, ये वाजे कर दिया। आज जिस तरीके से वो इजलास हुआ, वो जिसे कहते हैं ना कि अब राज करेगी खल्के खुदा, अब वो खल्के खुदा राज करे या ना करे, उसका मैसेज उन्होंने दे दिया। अवाम वहां पे बड़ी तादाद में मौजूद है, और ये जो चैलेंज आने जा रहा है पीडीएम की हुकूमत के लिए, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तहरीक इंसाफ ने वहां पे खुल के हुकूमत करनी है, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुल के वहां पे जो है अपनी वजारत आला चलानी है, और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कोई गिला शिकवा होगा वफाक से, वो वहां पे जाके बैठेंगे, वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे, दीगर मामलात भी चलेंगे, तो वो टफ टाइम देंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। और उसके साथ साथ जो उनका वोटर सपोर्टर है वो सेंट्रिक होगी ये हुकूमत। ये ऐसे नहीं है कि 4 बंदे यहाँ पे बैठा के और 4 बंदे वहां पे बैठा के नारे लगा दिए जाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भी तो पुलिस वैसे घेर सकती थी जैसे पंजाब असेंबली को घेरा हुआ था। क्या खैबर पख्तूनख्वा के पास पुलिस नहीं है? पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस है, उनके पास बहादुर अफसरान है और दहशतगर्दों से रोज लड़ते हैं, शहादतें देते हैं, तो वो वहां की पुलिस भी रोक सकती थी लोगों को, लेकिन नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? इसलिए कि जो मुश्किल वक्त काटा है उनके वोटर सपोर्टर ने, जो उन्होंने हालात देखे, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, तो वो मजीद उनके ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं करना चाहते थे, बल्कि इस मौके के ऊपर उनकी इंक्लूजन को जो है वो चाहते थे कि उनकी इंक्लूजन हो, वो भी इसमें शामिल हो। तो ये इसी तरह अब चलेगा। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अवामी दबाव के तहत फैसले भी होंगे, अवामी दबाव के तहत बहुत सारी चीजें भी होंगी, और जो वो हुकूमत होगी उसका एक बड़ा अवामी स्टाइल होगा, और वो अवामी स्टाइल से हुकूमत चलाई जाएगी। और जितने भी दीगर सूबे हैं उन सूबों से ये बिल्कुल मुनफरिद हुकूमत होगी। और अगली दफा जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होंगे, तो ये जो हुकूमत इस वक्त अगर 80-85 सीटें लेके आई है, ये अगली दफा 100 से भी ज्यादा सीटें लेके दोबारा आएंगे। ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसलिए कि जिस तरह के हालात हैं, अगर वो किसी जगह पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वहां पे वो सेंटर को ब्लेम करेंगे कि जनाब ये सेंटर हमें ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। अली अमीन ने तो पहले ऐलान कर दिया, आते साथ सेहत कार्ड बहाल होगा, लंगर खाने खुलेंगे, गरीबों के लिए सोने की जगह बनेगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको सामने रख के लोगों ने वोट डाला। और उसके साथ साथ इस हुकूमत की जो ताकत है, इस हुकूमत का जो बयानिया है, उसकी जो आजादी है, वो एक जेल में कैद है। जब तक वो जेल में कैद है, वो जो बयानिया है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका कोई मदे मुकाबिल नहीं इस वक्त आ सकता। इसलिए कि वो जेल के अंदर कैद जो उन्होंने एक तरह से किया हुआ है कि उसका वो बाहर नहीं आ सकते, उनकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में उनकी जो तस्वीर है वो वहां पे आपने देखा वो मौजूद है। अब आप इमेजिन करें
जिस दिन अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने आएगा और फिर जब वो वापस जाएगा, फिर अटक के पुल के ऊपर जो अवाम उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी होगी या उसके साथ जो अवाम आएगी, तो वो भी अपनी नोयत का एक मुनफरिदी वाकया होगा। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की कैद है वो इन सब आजाद अराकीन की ताकत है, वो इन सब आजाद लोगों की जो आजादी की वो जिसे कहते हैं ना कि वो गारंटी है या फिर उनकी ताकत, सियासी ताकत की गारंटी है, वो इमरान खान की कैद है। जब तक वो मामला उसी तरह चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इनका जो नैरेटिव है उसको किसी किस्म का कोई चैलेंज है, इसलिए कि उस इनके मुकाबले में कुछ है ही नहीं, कोई आगे से ना कोई सियासी मूवमेंट है। आप बता दें कि मुकाबले में कोई ऐसी सियासी मूवमेंट हो, कोई ऐसा सियासी बयानिया हो, कुछ भी तो ऐसा नहीं है। वही आईजी साहब जो मोहसिन नकवी के साथ खड़े होते थे, वही मरियम बीबी के साथ खड़े हुए, उस किस्म की जो वीडियोस आती थी अभी भी उसी किस्म की वीडियोस आती हैं। जिस तरह वो निजाम उस वक्त पंजाब में चल रहा था अभी भी उसी तरह चल रहा है। यहाँ पे तब्दीली आएगी, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को तब्दीली सामने नजर आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो अगली दफा भी जो है बिल्कुल आसानी से जीत के अपनी हुकूमत बना लेंगे। और उसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सारे पंडित ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो जी वफाक में हुकूमत साजी होनी है, और हुकूमत किसने बनानी है? उन मोजिज दोस्तों ने बनानी है, अवामी मैंडेट से बनानी है। हाँ, ये अलग बहस है कि वो एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि उसका इतना फीसद चोरी का मैंडेट है, उसका इतने फीसद और उसका इतने फीसद और हम सबका इतने फीसद। पर एनीवे ये अवामी मैंडेट से हुकूमत बन रही है। तो अब देखते हैं जब हुकूमत सामने आ जाएगी उसमें किसका कितना मैंडेट है और उस मैंडेट के मुताबिक उसको क्या हिस्सा मिलता है। जो भी तफसीलात होंगी वो हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।